नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 7 बजे की इस बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। शासन और प्रशासन की टीम लगातार काम कर रही है, अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया है। होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रदेश के 454 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 12 जिलों के 411 गांवों से अब तक करीब 9000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। कई जगहों पर सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा रही है। NDRF और SDRF की टीमें बचाव कार्य में लगी हैं। कुछ जगहों पर बचाव और राहत कार्य जारी है। छिंदवाड़ा जिले में 5 व्यक्तियों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित बचाया गया है। मुख्यमंत्री ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाढ़ के हालात और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी दी है। सीएम ने कहा है कि पहले लोगों की जान की रक्षा करना प्राथमिकता है, उसके बाद यहां बाढ़ के बाद जो भी फसलों को नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाएगा। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, भोपाल, रायसेन, विदिशा बारिश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कल ही हमने एयरफोर्स से भी आग्रह किया कि एयरलिफ्ट करने की लोगों को जरूरत पड़ेगी, और सबके सम्मिलित प्रयासों से पिछले 2 दिनों में 12 जिलों के 454 गांवों से 7000 से अधिक लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से हमने बाहर निकाला। और इधर रायसेन के बाद अब बात भोपाल की करें, जहां रायसेन और भोपाल इसके आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। बात भोपाल की जाए तो कुलार दामखेड़ा सेक्टर A में एक दीवार गिर गई है। दीवार में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका भी है। लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। जैसे ही सूचना मिली, राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गया और बचाव कार्य शुरू किया। आगे बात रायसेन की करेंगे, जहां रायसेन में भी लगातार बचाव कार्य जारी है। और रायसेन के आसपास के इलाकों में और पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो रायसेन, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, ये वो इलाके हैं। चाहे वो मालवा की बात कर ली जाए, चाहे वो इंदौर की हो, भोपाल की हो, लगातार बारिश हो रही है। रायसेन में भी लगातार बारिश से लोग हलाकान हैं। बरेली की निचली बस्तियों में आज तीसरे दिन भी पानी भरा हुआ है। वहीं नर्मदा नदी के उफान के चलते तटी गांव का बुरा हाल है। बाढ़ पर काबू पाने और बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए सेना की मदद ली गई। आज सुबह सेना के 3 हेलीकॉप्टर्स ने भूती गांव में फंसे 85 लोगों का रेस्क्यू किया। इसमें 54 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए बरेली लाया गया, जबकि बाकी लोगों को नाव से पास ही के गदरबास गांव भेजा गया। सेना के हेलीकॉप्टर ने मांगरूल गांव से एक गर्भवती महिला को रेस्क्यू किया। महिला ने बरेली सिविल अस्पताल में एक सुरक्षित बच्चे को जन्म दिया है। और इधर बात भोपाल की करते हैं, जहां आपको रेस्क्यू ऑपरेशन बता दें। कुलार के दामखेड़ा सेक्टर A में एक दीवार गिर गई। अचानक इस गिरी दीवार से अफरा तफरी तो मची, लेकिन दीवार में कुछ लोगों के दबे होने की सूचना भी मिली है। हालांकि राहत और बचाव कार्य जारी है। मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री PC शर्मा मौके पर पहुंचे हैं और राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गया है। हालांकि कुछ लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही है, लेकिन दल वहां लगा हुआ है।
इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, एक दीवार गिरी, कितने बजे का ये हादसा है, क्या स्थिति अभी है, कितने लोगों को निकाला गया है, क्या कुछ लोग और भी दबे हैं अभी? देखिए विजय, पूरे घटना की बात करें, करीब 1 घंटे पुराना ये पूरा हादसा हुआ है और जो पास में एक प्राइवेट कॉलोनी है उसकी दीवार गिरी है और दीवार गिरने से एक मकान पर गिरी। मकान में एक परिवार था जिसमें 4 सदस्य थे। एक व्यक्ति जो घर का मुखिया है, दीवार में दबने से उसकी मौत हो गई, जबकि अन्य जो 3 व्यक्तियों की बात करें उनको सही सलामत बाहर निकाला जा चुका है। और फिलहाल मौके पर भोपाल कलेक्टर, डीआईजी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के साथ प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जो कि क्षेत्रीय विधायक भी हैं, ये तमाम लोग मौके पर पहुंचे थे। बाकी सभी लोगों को बचाया जा चुका है। इसके साथ ही दीवार गिरने से अन्य जो घर हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुए थे और उन लोगों को भी शिफ्ट किया गया है। फिलहाल मौके पर टीम मौजूद है, लेकिन जो एक घर का जो इस घर में दीवार गिरी है उसका जो मेन मुखिया है वो उसकी डेथ हो चुकी है। इसके साथ ही ये पूर्व मंत्री ने भी मांग की थी कि उस परिवार को मुआवजा दिया जाए। फिलहाल ये प्रोटेम स्पीकर ने ये दावा किया है कि इनकी सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात हुई है और पीड़ित परिवार को 5 लाख की राशि दी जाएगी। इसके साथ ही जो उनके जो परिवार है, पीड़ित परिवार, उसके खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को नगर निगम भोपाल में भी जो है नौकरी देने की बात फिलहाल कही जा रही है। और हम मौके पर बात करें, मौके पर तमाम जो पुलिस है और प्रशासन के अफसर मौजूद है। राकेश, कितने लोगों के और फंसे होने की आशंका है, क्या लग रहा है? क्योंकि आप जिस तरह से बता दें, परिवार का एक मुखिया जो है वो इसमें दब गया है, उसकी मौत हो गई है। देखिए विजय, जो एक परिवार के 4 सदस्य थे वो 4 सदस्य उनको निकाला जा चुका है, जिसमें एक डेड बॉडी भी है। लेकिन ये अंदेशा इस बात को लेकर था कि जो दीवार से लगे हुए अन्य मकान है जो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो उसमें भी लोग दबे हुए हों। तो फिलहाल जो अभी तक आंकड़ा निकलकर सामने आ पाए कि अन्य अब कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर तमाम जो दीवार का मलबा है वो हटाया जा रहा है ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। लेकिन ये जो क्षेत्र के लोग हैं उनका भी कहना कोई नहीं है, लेकिन प्रशासन फिर भी जो है कोई उसमें खामी छोड़ना नहीं चाहता। यही कारण है कि जो आसपास के मकान है उनको भी पूरी तरह से खाली कराया गया है और फिलहाल हम बात करें मौके पर दीवार का मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। शुक्रिया राकेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। और इधर खरगोन जिले में बीते 2 दिनों से नर्मदा का जल प्रवाह रौद्र रूप में दिखाई दे रहा है। नदी के वेग के चलते पुल पुलिया उफान पर हैं। नर्मदा किनारे बसे साधु संतों के आश्रम भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जिला प्रशासन नर्मदा पट्टी की निचली बस्तियों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा है। लोग खुद भी अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग नर्मदा का प्रचंड रूप देखकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां लोग रेलवे पुल पर भी उमड़ पड़े। हम आपको ड्रोन से ली गई कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां नर्मदा का ये रौद्र रूप या ये कहें कि विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है। लगातार नर्मदा का जल स्तर बढ़ रहा है और पुल पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। और इधर बालाघाट में वैनगंगा नदी उफान पर है, जिसके चलते गोंगलई स्थित क्वारंटाइन सेंटर बाढ़ की चपेट में आ गया है। हालांकि बिल्डिंग सुरक्षित है और सेंटर के चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने किसी तरह लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई। वहीं अर्धसैनिक बलों की मदद से नाव के जरिए भी लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। आपको बता दें कि यहां पर 18 लोगों को रखा गया था। सीएमएचओ के मुताबिक जिन लोगों को सुरक्षित निकाला गया है उनकी कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आज मुरैना में 5 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और होने वाले उपचुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें विधानसभा वार सभी कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों पर चर्चा की गई। तोमर ने साफ कहा कि बीजेपी मुरैना की 5 सीटों समेत प्रदेश में होने वाले 27 सीटों पर उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। तोमर ने कांग्रेस नेता गोविंद सिंह की पदयात्रा को लेकर निशाना साधा है।
मुरैना में 5 और मध्य प्रदेश में 27 उपचुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और आज हम लोग चुनाव का श्रीगणेश कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो कुछ बचाने के लिए यात्रा करते, कार्यक्रम चलाते, योजना चलाते तो फायदा है। अब तो उनके और इधर मुरैना पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को शिक्षकों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षक संघ ने काफिले का घेराव किया और अपनी मांगों को लेकर महिला टीचर्स काफिले के सामने लेट गईं। केंद्रीय मंत्री तोमर और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनकी बातों को सुना और आश्वस्त किया कि जल्द ही उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। क्यों नहीं हुई है, इसका रीजन बताइए। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी हम उपचुनाव का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने कार्यकर्ता के आधार पर और बूथ के आधार पर चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बूथ लेवल पर कार्यकर्ता बहुत पहले से, आज से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए काम नहीं करती है, हमेशा से सक्रिय रहकर के सामाजिक भूमिका भी निभाती है। आपने देखा होगा कोविड में कैसे हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन प्रदेश सरकार के चुनाव मैदान में जाने वाले मंत्रियों को अभी से हार की चिंता सताने लगी है और यही वजह है कि इन मंत्रियों को विभाग और प्रदेश से ज्यादा चुनाव जीतने की चिंता है। ऐसे में इन मंत्रियों ने अपने विधानसभा में डेरा डाल दिया है और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के दूसरे जिलों और विभाग के काम से दूरी बना रखी है। प्रदेश के चुनावी मैदान में जाने वाले 14 में से 11 मंत्रियों की हालत पतली है। ये मंत्री हैं तो प्रदेश के, पर इनकी सक्रियता खुद की विधानसभा सीट तक सिमट कर रह गई है। इसको लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। आपको बता दें कि उपचुनाव की मैदानी तैयारी और प्रचार में बीजेपी बढ़त ले चुकी है, लेकिन करीब 10 से 11 सीटें ऐसी हैं जहां पुराने चेहरों को 6 महीने बाद अब दूसरे दल से विजय पताका फहराना मुश्किल लगने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस उपचुनाव वाले 27 क्षेत्रों में 2-3 बार सर्वे करा चुकी है। इनकी रिपोर्ट भी कमोबेश यही बयां कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। बाढ़ की आपदा है, कोरोना का महासंकट है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा और उन लोग बिकाऊ लाल मिलावट रामों को मंत्री बना रखा है जिनको सिर्फ चुनाव लड़ना है और दूसरे जो मंत्री हैं उनको उन क्षेत्रों का और प्रभारी बना दिया है। पूरा प्रदेश ठप है, इनकी सरकार सिर्फ चुनाव क्षेत्रों में चल रही है और जनता को बरगलाने के लिए झूठे वादे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री सभी अपनी विभागीय जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे हैं और शासन के द्वारा समय समय पर जिस प्रकार की जिम्मेदारी तय होती है उसका निर्वहन भी लगातार कर रहे हैं। चुनाव है, चुनाव पर भी ध्यान देंगे। आने वाले समय में चुनाव जिनको लड़ना होगा तो वो स्वाभाविक है कि अपने क्षेत्र पर ध्यान दें, ये भी उनकी जिम्मेवारी है। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे विधायक गोविंद सिंह आगामी 5 सितंबर से भिंड और दतिया में जन जागरण पदयात्रा निकालेंगे। वैसे तो उनकी ये पदयात्रा नदियों, तालाबों के संरक्षण और पानी को बचाने को लेकर है। पदयात्रा में जल पुरुष की उपाधि से नवाजे गए राजेंद्र सिंह, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, कंप्यूटर बाबा और एकता परिषद के संस्थापक पीवी राजगोपालन भी शामिल होंगे। गोविंद सिंह की यह गैर राजनीतिक पदयात्रा लाहौर से शुरू होगी, जो चंबल नदी और सिंध नदी के कई इलाकों का भ्रमण करते हुए 11 सितंबर को दतिया में खत्म होगी। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का आरोप है कि ग्वालियर, भिंड, दतिया और मुरैना में मौजूदा सरकार के नेताओं के संरक्षण में जमकर अवैध उत्खनन हो रहा है। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के भांडेर में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो वो प्रदेश को लूटने में लगी थी। गृह मंत्री ने बिलौनी और जोनहार गांव में स्ट्रीट वेंडरों को करीब 1 करोड़ की राशि भी वितरित की।
और इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के साथ साथ अब नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर है। दोनों चुनाव एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं। चुनाव में बात चाहे पार्षदों की हो, फिर महापौर या फिर नगरपालिका अध्यक्षों की, इस बार मैदान में यू टीम ज्यादा देखने को मिलेगी। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस में पीसीसी चीफ कमलनाथ की नजर युवा कार्यकर्ताओं पर है। ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव में इस बार युवाओं को ज्यादा मौका मिलने की उम्मीद है और चुनाव की आहट होने से दोनों दलों में टिकट की दावेदारी भी फिलहाल शुरू हो चुकी है। तो संगठन स्तर पर नेताओं ने युवाओं की दावेदारी को लेकर मंथन करना भी शुरू कर दिया है। दोनों ही पार्टियों के युवाओं को भी उम्मीद है कि चुनाव में उन्हें मौका ज्यादा मिलेगा। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को बराबर मान सम्मान दिया है और मैं ऐसा मानता हूं कि संगठन हमेशा युवाओं को आगे लेके चलता है और इस बार भी युवाओं को उम्मीद है पूरी कि संगठन की तरफ से युवाओं को मौका मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की जो सोच है कि नया और ऊर्जावान नेतृत्व आगे निकल कर आए जो समाज में कल्याण का कार्य कर सके, इसके लिए हमारे कमलनाथ जी, हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रतिबद्ध है और आने वाले नगरीय निकाय। और कांग्रेस के किसान कर्ज माफी के दावे को खारिज करते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पेन ड्राइव में दिए गए सबूत छलावा है। पेन ड्राइव में सिर्फ उन किसानों के नाम हैं जिनके 10 से 15 रुपए माफ किए गए हैं। भूपेंद्र सिंह ने पूछा है कि किस खाते से बैंक के किस खाते में किसानों का कर्ज माफी का पैसा भेजा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दावा झूठा है, किसी भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। दरअसल उपचुनाव में बीजेपी के कर्ज माफी को मुद्दा बनाने को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने पेन ड्राइव में सबूत जारी किए थे और इसी पेन ड्राइव में जारी दस्तावेजों को लेकर भूपेंद्र सिंह ने सवाल उठाए हैं। पेन ड्राइव में वो ये नहीं बता रहे हैं कि किस बैंक को कितना पैसा इन्होंने कर्ज माफी के लिए राज्य सरकार की ओर से दिया है। वो बताएं, तब पता चलेगा कि इन्होंने कर्जा माफ किया है कि नहीं किया है। तो पेन ड्राइव में सिर्फ किसानों की सूची दे रहे हैं जिनके 13-15 रुपए के कर्जे माफ हुए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।